हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योग द अकेडमी। तो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाने वाले हैं। आज पहले ये जान लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए बेसिक कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सीखने से क्वेश्चन चाहे एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से आ जाए, टेक्निकल बन के आ जाए, लैंग्वेज को घूम कर दे दिया जाए, कैसे भी दे दिया जाए, ठीक है ना, तो हम उसको आसानी से कर पाते हैं। कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं होगा। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट से ही इसको सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ को सीखने के लिए बच्चों, जैसा कि लिखा हुआ है एचसीएफ और एलसीएम, इसको हिंदी में कहते हैं मैं से और ले से। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं आज कि एचसीएफ क्या होता है, इसको एचसीएफ क्यों कहा जाता है, एलसीएम क्या होता है, इसको एलसीएम क्यों कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कैसे ये बनता है, कैसे फैक्टर किए जाते हैं, कैसे गुणज किए जाते हैं, क्या फैक्टर होते हैं, क्या गुणज होते हैं, इसको हाईएस्ट क्यों बोला जाता है, इसको लोएस्ट क्यों बोला जाता है। तो पहले ये जान लेते हैं, ठीक है ना, कि जो इसकी जड़ है, इसकी जड़ क्या है, ठीक है ना, कैसे ये पैदा होते हैं, किस प्रकार से ये बनाए जाते हैं, सब कुछ हम जो है ना बेसिक कंसेप्ट जितने भी इसके होते हैं, पहले हम आज आपको यही चीज़ सब सिखाने वाले हैं, ठीक है जी। तो पढ़ने से पहले आप में जोश होना चाहिए, ठीक है बच्चों, पढ़ने से पहले एक जोश होना चाहिए और इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा कोई भी टॉपिक आपको समझना, ठीक है। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जोश होना चाहिए, और जोश के लिए भी मेरे कुछ 3-4 लाइन याद आ गई हैं, और चलो मैं सुनाता हूँ आपको, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। कब तक रोकोगे इस पंछी की उड़ान को, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। कब तक रोकोगे इस पंछी की उड़ान को, आज तक डरता रहा देख कर तूफान को। कब तक रोकोगे इस पंछी की उड़ान को, आज तक डरता रहा देख कर इस तूफान को। होश अब आ गया है मुझको, होश अब आ गया है मुझको, तो हौसला क्यों न करूं। होश अब आ गया है मुझको, तो हौसला क्यों ना करूं, कि वक्त आज कह रहा है मुझसे, कि वक्त आज कह रहा है मुझसे, आज जीत ले आसमान को, आज जीत ले आसमान को, ठीक है। तो जीतने का मतलब है, इस आसमान को जीतने का मतलब हमारा एग्ज़ाम को जीतना है। एग्ज़ाम, क्योंकि हमारे लिए तो आसमान हमारा एग्ज़ाम है, परीक्षा है। जो भी परीक्षा हमारी आने वाली है, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो बड़े हौसले के साथ में, बड़े जोश के साथ में चैप्टर को पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट से सीखते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम हिंदी में कहा जाता है मैं से और ले से। सबसे पहली बात मैं फिर कह रहा हूँ, पहले बिल्कुल बेसिक इसकी जड़ को जो है ना पता कर लेते हैं कि ये कहाँ से बनता है, कहाँ से ये बनता है, क्या ये होता है। चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या बोला जाता है इसको। एचसीएफ को बोला जाता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एम है ना, तो मल्टीपल बोला जाएगा, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। ये देखिए, लोएस्ट भी कह सकते हैं इसको, या मेरे बच्चों इसको लीस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, लीस्ट भी इसको बोल देते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोला जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में भी बता देते हैं, हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको। हिंदी में बोला जाता है महत्तम, क्योंकि हाईएस्ट को हम बोलते हैं बड़े से बड़ा, महत्तम। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, इसका नाम है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसी प्रकार से इसका हिंदी में नाम क्या होता है, लघुत्तम, क्योंकि इसको कहा गया है लोएस्ट मीन्स लीस्ट मीन्स होता है बच्चों छोटी से छोटी, लघुत्तम, लघु, छोटी से छोटी, इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा बच्चों लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक। देखिए यहाँ पर
सबसे पहले इसके नाम के अर्थ को ही समझ लेते हैं। इसके नाम के अर्थ को ही समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसको पहले बेसिकली समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको समझेंगे और उसके बाद में जब हम क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे तो देखना क्वेश्चन आपके किस प्रकार से बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप फिर आपको जो है ना क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखिए महत्तम समापवर्तक, सबसे पहले तो आप यहाँ पर तो आया है फैक्टर और यहाँ पर आया है मल्टीपल। एक बात को नोट करें आप, यहाँ पर तो आया है फैक्टर और यहाँ पर आया है मल्टीपल। दूसरी बात को आप नोट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आया है लोएस्ट और यहाँ पर आया है हाईएस्ट। ठीक है ना, ये कॉमन वर्ड तो जो है ना दोनों जगह मौजूद है। कॉमन वर्ड यहाँ पर भी है, कॉमन वर्ड यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ लोएस्ट है तो यहाँ हाईएस्ट है, यहाँ फैक्टर है तो यहाँ मल्टीपल है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, इनका अर्थ क्या है, उसी को तो हमने पढ़ना है पहले। जब इसका मतलब ही हमें समझ में नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन कैसे निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे निकाल लेंगे, जोश होना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, जैसे मैं आपको फुल जोश के साथ में पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही आप में भी जोश होना चाहिए। और मैंने आपको 3-4 लाइनें सुनाई भी हैं, और यदि आप उनको सुनने के बाद भी जोशीले नहीं बन पाते हैं तो धिक्कार है भाई बच्चों आप पर। ठीक है, चलो चलते हैं, महत्तम समापवर्तक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम फैक्टर की बात करेंगे। हम ले लेते हैं फैक्टर। ठीक है ना, फैक्टर को हम कहते हैं गुणनखंड या फिर अपवर्तक भी कह सकते हैं, अपवर्तक भी हम कह सकते हैं इसको। इसी प्रकार यहाँ बात करेंगे हम मल्टीपल की, इसको बोला जाता है मल्टीपल। और मल्टीपल को हिंदी में हम कहते हैं या तो अपवर्त्य कह लीजिए या फिर कह लीजिए आप गुणज। गुणज भी कह सकते हैं, गुणक भी कह सकते हैं या फिर अपवर्त्य भी कह सकते हैं। कई नामों से इसको जाना जाता है, अपवर्त्य भी कहेंगे, गुणज भी कहेंगे, गुणक भी कहेंगे। ठीक है ना, चलिए इनको डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, देखो हिंदी में भी आपको पता लग रहा होगा, हिंदी नाम से भी गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है गुना में उसके खंड खंड करना, किसी भी संख्या के गुना में खंड खंड कर देना, वही क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं या फिर अपवर्तक कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। किसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 12। चलिए मैं 12 को ले लेता हूँ, 12 को। 12 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर बोले जाते हैं जो संख्याएं इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर सके, यानी कि जिस संख्या से इस संख्या में भाग जा सके उसी को हम फैक्टर कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तो 1 से ही होता है, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1 तो सभी के लिए अब जाना जाता है, 1 तो सभी के लिए कॉमन फैक्टर है, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी तो मौजूद नहीं होगी भाई जो 1 से डिवाइड ना हो सके, या है कोई ऐसी संख्या बच्चों आपके सामने, नहीं होगी। ठीक है, तो 1 की बात करें तो 1 से तो कट ही जाएगा। 1 के बाद में और संख्या देखते हैं, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और खुद 12 से भी डिवाइड होगा। तो ये कहे जाते हैं फैक्टर, ये कहे जाते हैं फैक्टर। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल की, मल्टीपल की बात कर लेते हैं। तो मल्टीपल हमारा जैसे कि 12 की बात ही कर लेते हैं। चलो इसी संख्या को लेकर मैं चलता हूँ, इसी संख्या को ले लेते हैं 12 को। अब मल्टीपल का क्या अर्थ होता है, गुणज। गुणज का मतलब होता है जो उसकी गुणा में चल रही है संख्या। अब गुणा में चलने का मतलब समझ में आ रही है आपकी बात, जैसे 1 की गुना 12 एकन 12, फिर 2 की गुना, फिर 3 की गुना, फिर 4 की गुना। तो ये तो आप याद करो, छोटी छोटी जब क्लास में आप पढ़ते थे तो याद करो, 1 की गुना 12 एकन 12 हुआ। चलो मैं लिख देता हूँ पहले, 12 एकन 12 हुआ, 12 दूनी 24 हुआ, 12 तिया 36 हुआ, 12 चौक 48 हुआ और 12 पंजे 60 हुआ। और भी आपके आगे नॉन स्टॉप चलती रहेंगी, ये संख्या आगे तक चलती रहेंगी। तो थोड़ा गौर से आप देखिए बच्चों, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, अब लगातार आगे तक चल रहा है। ये क्या है, याद कीजिए, ये क्या है, ये टेबल है जो आप छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है, टेबल हैं, ये पहाड़े हैं। अगर हिंदी में हम बात करें तो ये पहाड़े होते हैं। 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60,
पढ़ते हैं ना, किसी भी संख्या का टेबल या पहाड़े जब छोटे छोटे बच्चों को हम बताते हैं, और खुद हम भी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना, हम भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये जो पहाड़े यानी कि जो टेबल हम पढ़ते हैं, उन टेबल को ही हम गुणज कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। किसी भी संख्या की यदि बात करते हैं तो 1 की गुना, 2 की गुना, 3 की गुना, 4 की गुना, 5 की गुना, इसी प्रकार से गुणा करते हुए जो संख्या बनती है, उसकी गुणा में जो संख्या चलती हैं, उनको बोला जाता है मल्टीपल, गुणज, या फिर कह देंगे अपवर्तीय। बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना, बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। गुणज डिफरेंट होते हैं और देखिए गुणनखंड बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पर आप सोचने वाली एक और ख़ास बात है, देखिए आप खुद ही देखिए 1 2 3 4 6 12, हम यहाँ पर 12 पर ही रुक गए। सोचने वाली बात है बच्चों, हम यहाँ पर 12 पर ही रुक गए, लेकिन यहाँ पर नहीं रुके। 12 24 36 48 60, फिर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप जा रहे हैं। अब आगे भी पता नहीं कितनी संख्या होंगी, हमको तो मालूम नहीं है, इसका तो एंड हमें पता नहीं है, नहीं पता ना। यही फ़र्क होता है मल्टीपल में और फैक्टर में, क्योंकि मल्टीपल जो है ना अनंत होते हैं। मल्टीपल की कोई सीमा नहीं होती है मेरे बच्चों, मल्टीपल की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन फैक्टर की सीमा होती है। किसी भी संख्या के आप फैक्टर जब आप करते हैं तो फैक्टर की सीमा होती है। फैक्टर सीमित होते हैं, 3 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, 5 फैक्टर होंगे, 8 फैक्टर होंगे, जितने भी फैक्टर होंगे, लेकिन सीमित होंगे। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल के लिए कोई सीमा नहीं होती है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी बच्चे के दिमाग में ये डाउट नहीं रह जाना चाहिए कि भाई फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्लियर हुए बात। चलिए आगे चलते हैं, दोनों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए भाई। हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर की, क्योंकि नाम देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है HCF और यहाँ पर LCM, हमारा चैप्टर का नाम है HCF और LCM। तो हम पहले इसी के नाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कंप्लीट होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पहले हमने सीखा फैक्टर क्या है, यहाँ पर हमने सीखा मल्टीपल क्या है। अब बात आती है कॉमन फैक्टर की और इधर आती है बात कॉमन मल्टीपल की। तो पहले कॉमन फैक्टर को सीख लेते हैं। ये हुआ हमारा कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों, कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। चलिए फैक्टर की और मल्टीपल तो हमने सीख लिए हैं, फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कॉमन की। अब कॉमन, अगर हमें फैक्टर, कॉमन फैक्टर जानना है या कॉमन मल्टीपल जानना है तो हमें कम से कम 2 संख्या तो चाहिएगी। कितनी संख्या चाहिएगी? 2 चाहिएगी। 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी संख्या हो सकती है, लेकिन मिनिमम हमें 2 नंबर तो चाहिएंगे। तो चलिए 2 संख्याओं को लेकर हम इसको समझ लेते हैं। मैं लेता हूँ 2 संख्या, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 12 हुआ, एक संख्या तो हमारी 12 हुई, और एक और कोई संख्या ले लेते हैं। चलिए मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक 12 लिया, एक 10 लिया। मैं पहले इनके फैक्टर कर लेता हूँ। फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करने का वही तरीका रहेगा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और खुद 12 हुआ, 12 हुआ, ठीक है ना। इसी प्रकार 10 के भी आप फैक्टर कर दीजिए, 1 2 5 एंड 10। भाई 1 से कटे जाएगी, 2 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी और 10 से कट जाएगी, और तो कोई संख्या नहीं होगी जो इनको जो है डिवाइड कर सके। अब बात कर रहे हैं हम कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर यदि हम निकालना चाहते हैं, कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर 1 भी है, कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 भी है, और बताइए कोई कॉमन फैक्टर है क्या? देखिए आप, आपके सामने संख्या दोनों लिखी हुई है, फैक्टर सभी लिखे हुए हैं, आप खुद ही देखिए। आप 1 और 2 के अलावा कोई और भी आपको कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं होगा ना। इनको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। और यदि हम बात करते हैं HCF की, बच्चों यहीं पर देख लेते हैं। यदि हम बात करते हैं HCF की, HCF, तो HCF यहीं से हमारा क्लियर हो जाता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो हमने पढ़ लिया है, कॉमन फैक्टर को तो हम जान चुके हैं। कॉमन फैक्टर के अलावा और क्या लगा हुआ है इसमें? हाईएस्ट। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर आपके आए हैं उसमें हाईएस्ट देख लीजिए आप, बड़े से बड़ा देख लीजिए कौन सा कॉमन फैक्टर है, वही आपका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ?
2 हुआ। तो हम कहेंगे फाइनली 12 और 10 जो हमारी दो संख्या थी उनका HCF कितना है, 2 है। उनका HCF कितना है, 2 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉमन मल्टीपल की। तो कॉमन मल्टीपल के लिए चलो मैं पहले ले लेता हूँ 8 और 12 ले लेता हूँ, 8 और 12। तो पहले मैं इसके मल्टीपल लिख लेता हूँ। कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो बाद की बात है, पहले मैं इसके मल्टीपल लिख लेता हूँ। 8 के लिखने के लिए 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हुआ, 8 चौक 32 हुआ, कितना हुआ, 32 हुआ, 8 पंजे 40 हुआ, 8 छिक 48 हुआ। इसी प्रकार भी जा सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं, सीमा तो कोई होती नहीं है। अब देखिए 12 के लिए बात करते हैं तो 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 तिया हुआ 36, 12 चौक हुआ 48, 12 पंजे 60। इसी प्रकार से यहाँ पे आगे जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल की, लेकिन कॉमन मल्टीपल में कौन कौन से कॉमन है भाई, एक तो कॉमन हो गया इसमें 24 हो गया। चलिए जी, कॉमन मल्टीपल की यदि बात करते हैं, सॉरी ये होगा कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल यहाँ कितना हुआ, एक तो 24 हुआ बच्चों, कितना हुआ, 24 हुआ। एक और देखिए आप 48 भी है, 48 भी है, और भी आगे भी हो सकते हैं, आगे भी बहुत मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ तो कोई सीमा ही नहीं है, तो आगे भी बहुत मिल जाएंगे आपको। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल की, कॉमन मल्टीपल हैं। अब बात कर लेते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम कितना हुआ यहाँ पर, 24 हुआ। इस बात को जरा आप पहले ध्यान से समझ लीजिए कि कॉमन मल्टीपल को हमेशा लोएस्ट ही क्यों लिया जाता है। लोएस्ट इसलिए लिया जाता है मेरे बच्चों कि यहाँ पर आप बड़ी संख्या पकड़ लोगे क्या, नहीं पकड़ सकते। यहाँ पर आप बड़ी संख्या नहीं पकड़ सकते, क्यों, क्योंकि इसकी सीमा ही नहीं है। जब इसकी सीमा ही नहीं हमें पता है तो हम बड़ी संख्या को कैसे पकड़ सकते हैं, हम बड़ी संख्या को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम हमेशा जो मल्टीपल हम देखते हैं, कॉमन मल्टीपल हम देखते हैं, वो हमेशा कौन सा पकड़ते हैं, स्मॉल पकड़ते हैं, लीस्ट, लोएस्ट, सबसे छोटा पकड़ते हैं। इसीलिए इसको बोल दिया जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ जब फैक्टर की बात आती है तो फैक्टर को हम हमेशा कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट पर ले जाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर तो सीमित होते हैं, 2 फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, जितने भी होंगे लेकिन सीमित होंगे। तो हम जब फैक्टर सीमित हैं तो उन फैक्टर में हम हाईएस्ट को पकड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आपके सामने था, 12 और 10 का एग्जाम्पल आपके सामने था, इसके भी हमने फैक्टर किए, इस 10 के लिए भी हमने फैक्टर किए। और हाईएस्ट फैक्टर हमने देखा कॉमन 1 भी था, 2 भी था, तो हमने 2 को पकड़ा है क्योंकि हम हाईएस्ट यहाँ पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्यों पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी फैक्टर के लिए सीमा फिक्स हो जाती है। लेकिन मल्टीपल के लिए ऐसा नहीं होता है, ये बात आप क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको ज़रा कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अभी आपने बेसिक सीखा है कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, और एचसीएफ में मल्टीपल कैसे निकाल लेते हैं, एलसीएम में मल्टीपल कैसे निकाल लेते हैं, एचसीएफ में फैक्टर कैसे निकाल लेते हैं, फिर कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। अभी ये बेसिक आपको क्लियर हुआ है, बट अब हम देख लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए ज़रा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं। हम पहले बात करते हैं बच्चों एचसीएफ की। हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा एचसीएफ, ठीक है ना, हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा एचसीएफ। एचसीएफ को क्लियर करने के बाद में फिर हम आपको क्लियर कराएंगे एलसीएम, ठीक है ना। पहले हम एचसीएफ को निकालने की कोशिश करते हैं, एचसीएफ कैसे निकलते हैं, अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन भी होंगे, भिन्न वाले भी आएंगे, लैंग्वेज वाले भी आएंगे, ठीक है ना। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराएंगे जिस प्रकार के हमारे एग्जाम में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं बेसिक क्वेश्चन से एक एग्जाम्पल के साथ में, बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले एग्जाम्पल हमारा है 32, 48 और 120 और हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने की हमारे पास में कई विधियां होती हैं।
HCF को ज्ञात करने की हमारे पास में कई विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। तो हम पहले कुछ क्वेश्चन आपको गुणनखंड विधि से सिखाते हैं। HCF निकालने की कौन सी विधि हम लेकर चल रहे हैं? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है ना। इसको बोला जाता है फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं इसको, फैक्टर मेथड। ये है आपका फैक्टर मेथड। तो पहले हम फैक्टर मेथड से ही दी हुई संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं जरा इसको सीख लेते हैं। पहले देखिए फैक्टर मेथड हमारा है, इसमें क्या करना होता है हमें? फैक्टर मेथड में हमें अलग अलग से पहले फैक्टर करने होते हैं, अलग अलग से हमें फैक्टर करना होता है। ये मत समझिए आपकी ये लॉन्ग मेथड है या भाग विधि जो मैं आपको समझाऊंगा ये लॉन्ग मेथड है या वो लॉन्ग मेथड है। मेथड तो लॉन्ग हो सकता है बच्चों, लेकिन आपने अपनी सुविधा के अनुसार यूज करने होंगे, ठीक है। ये बेसिक आपको केवल आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं। आपको जो अच्छा लगे, जो विधि या मेथड आपको अच्छा लगे वो यूज करना आप। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ सिखाता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है 32, 48, 120 HCF निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने बताया आपको 32 के फैक्टर कर लो आप, ठीक है ना। 32, 48 हुआ, ये 120 हुआ। तो यहाँ गुणनखंड विधि में हमें गुणन में देखो नाम से पता लग रहा है इसके गुणनखंड, गुणा में खंड खंड कर दीजिए आप संख्या के। कैसे करेंगे? ऐसे लिख लो आप, यहाँ पर 48 लिख लो, यहाँ पर 120 लिख लो। अलग अलग से इसके फैक्टर करते हुए चले जाइए आप। पहले 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ? 16 हुआ, फिर 2 से कीजिए, 8 हुआ, फिर 2 से कीजिए, 4 हुआ, फिर 2 से कीजिए, 2 हुआ, फिर 2 से कीजिए, 1 हुआ। जब तक कंप्लीट संख्या डिवाइड ना हो जाए आप डिवाइड करते रहेंगे। इसी प्रकार यहाँ चलिए 2 से डिवाइड करेंगे 24 हो गया, 2 से करेंगे 12 हो गया, 2 से करेंगे 6 आ गया, 2 से करेंगे 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे 1 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार आप 120 में आ जाइए। सबसे पहले हम देखो एक बात मैं और ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इस प्रकार से फैक्टर कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा यहाँ पर बड़ी संख्या से स्टार्ट नहीं करते हैं। हम हमेशा प्राइम नंबर जो हमारी स्टार्टिंग की प्राइम नंबर होती है और उसी से स्टार्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखा जाए। 2 से डिवाइड कीजिए 60 हो गया, 2 से फिर डिवाइड कीजिए 30 हो गया, 2 से फिर कीजिए 15 हो गया, 15 तो 3 से डिवाइड होगा, 3 पंजे 15 हुआ, 5 से करेंगे तो 1 आ गया। ये आपके फैक्टर हो गए और इन फैक्टरों को आप इस प्रकार से यहाँ लिख लीजिए। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 की घात 5 हो गई। यहाँ पर देखिए 48 के लिए 2 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, तो 2 हुआ, यहाँ 2 की घात हो गई 4 और 3 की घात यहाँ कितनी हो गई? 1 हो गई। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 1, 2, 3, 2 यहाँ कितनी बार यूज हुआ है? 3 बार, और 3 की काउंटिंग कितनी है? 1, और 5 की काउंटिंग, 5 की काउंटिंग कितनी है? 1 है। चलिए आपके गुणनखंड इस प्रकार से आ गए। अब HCF कैसे निकाला जाता है उसको भी देख लीजिए। HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर देखना होता है, वो भी हाईएस्ट। तो हाईएस्ट यहाँ पर 2 की घात 5 है, लेकिन यहाँ 2 की घात 4 ही है, लेकिन यहाँ 2 की घात 3 ही है। तो कॉमन तो केवल हाईएस्ट में 2 की पावर 3 ही है मेरे बच्चों, और यही हमारा HCF होगा, क्योंकि और संख्या हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ तो हमारे पास में कुछ संख्या और नहीं है ना, तो इसलिए फाइनली HCF हमारा कितना होगा? इसलिए फाइनली HCF हमारा कितना होगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फैक्टर मेथड पर ही लेके चलता हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल फैक्टर मेथड पे ले लेता हूँ। चलिए देख लेते हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन है आपका, ये होगा यहाँ से क्वेश्चन। जैसे हमारे पास में कोई 2 संख्या हैं, मान लेता हूँ मैं x और y, लेकिन इस प्रकार से दिया हुआ है 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 7 है, 5 की पावर 3 हुआ और फिर 11 हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 और गुणा दिया हुआ है 7 की पावर 2। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? x और y 2 राशि हैं जो फैक्टर करने के बाद में इस प्रकार से बनती हैं कि 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 5 की पावर 3 और 11 की पावर 1 हुआ। चलो मैं इसको भी 1 लिख देता हूँ। और फिर इसी प्रकार से y फैक्टर करने के बाद में किस प्रकार से बनती है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2।
अब फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, फाइंड द एचसीएफ ऑफ x और y। हमें इस x और y का एचसीएफ निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ जो है ना फाइंड आउट करना है। चलिए देख लीजिए, एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होता है हाईएस्ट में जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपका एचसीएफ माना जाता है। चलिए पहले तो आप देख लीजिए, दो यहाँ कॉमन है लेकिन कितनी पावर कॉमन आएंगी, हाईएस्ट 3 आ जाएंगी, ठीक है ना। 3 देख लीजिए, 3 की पावर यहाँ 7 है, यहाँ पर 2 है, तो कितनी पावर यहाँ कॉमन आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। 5 की पावर यहाँ कितनी हाईएस्ट कॉमन है, 1, चाहे यहाँ पर 100 घात हो, लेकिन ये देखना है कि यहाँ पर कितनी है, 1 है ना। ये ध्यान रखिए कि एचसीएफ में घात वाली जब बात आती है तो एचसीएफ में छोटी घात ली जाती है, छोटी घात, याद रखना इस पॉइंट को। आप कहोगे जी नाम में तो लिखा गया है हाईएस्ट और घात ली जा रही है छोटी। हम बात बच्चों कर रहे हैं कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन हमें देखना है ना कि कॉमन कितनी बार कोई संख्या आ रही है, वही हमारा एचसीएफ बनेगा। इसके लिए हमें छोटी घात को ही देखना होता है यदि घात वाली बात आती है, ये ध्यान रखना। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। अगर इसको सोल्व करना चाहते हो, ठीक है ना, तो कर सकते हो, नहीं तो आपका यहीं पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। या फिर हो सकता है हमारे ऑप्शन में एग्जाम में इसको सोल्व करके संख्या बना के दिया हुआ हो, तो इस प्रकार से हम करेंगे। 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया और 5, ठीक है ना, 8 पंजे 40 हुआ, 9 चौक 36 हुआ, ये हो गया 360, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं कुछ और विधि से। ये गुणनखंड विधि है आपकी, गुणनखंड विधि में आपने क्या किया, फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद में फिर आपने देखा कि कॉमन फैक्टर हमारे कौन कौन है और वही हमने एचसीएफ में आंसर दे दिया, ठीक है ना, उसको ही हमने एचसीएफ बना दिया। अब हमारी आगे विधि है भाग विधि है, ये है हमारी भाग विधि। भाग विधि इसको बोला जाता है डिवीज़न मेथड, इसको बोला जाता है बच्चों डिवीज़न मेथड। इसका एक और नाम भी होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लंबी भाग विधि भी इसको कहा जाता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसमें किस प्रकार से हम क्वेश्चन को एचसीएफ निकाल लेते हैं, अपने जो दिए हुए संख्याएं होती हैं, जो दी हुई संख्या होती हैं, एचसीएफ को जो है ना इस विधि से कैसे निकाल लेते हैं, ज़रा इसमें भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जब आपको समझाऊंगा तो आपको सब बात क्लियर हो जाएंगे कि डिवीज़न मेथड को हम कैसे यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल से लेता हूँ, इसमें भी 48 और 90। चलिए हमें इनका जो है ना एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 48 एंड 90। जो गिवन नंबर हमें है, जो दी हुई नंबर हैं, उनका हमने एचसीएफ निकालना है। 2 नंबर हमारे सामने है 48 और 90। भाग विधि में हमें क्या करना है, तरीका क्या रहेगा, इसका बेसिक समझ लीजिए पहले आप। इस विधि का क्या करना है, हमें इसी विधि के ऊपर, इसी विधि पर आधारित लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी होते हैं, मैं अभी अभी आपको समझाऊंगा। पहले बेसिक क्वेश्चन संख्या वाले समझ लीजिए, साथ के साथ मैं आपको फिर लैंग्वेज वाले भी समझाऊंगा, ठीक है ना। देखते रहिए आप, ध्यान से देखिए। 48 और 90 में क्या करना है, सबसे पहली बात, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से आपने भाग देना है। सिंपल भाग जैसे हम भाग करते आ रहे हैं, सिंपल भाग देना है। चलिए 48 दूनी तो ज़्यादा हो जाएंगे भाई, 96 हो जाएंगे, नहीं चलेगा, तो 48 × 48 एक बार टेबल चल जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। बचाइए, कितना बचा, ये रिमाइंडर हमारा बचा 42। अब 42 को बना लीजिए भाजक, और जो भाजक था, ये जो 48 था, ये पहुँच गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये पहुँच गया हमारा यहाँ पर, ये बन गया भाज्य, ये बन गया भाजक। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 42 × 42 एक बार टेबल चलाते हैं, कितना शेष बचा, 6 शेष बचा, ठीक है ना। अब जो शेष बचा फिर से वो भाजक बन गया, और ये जो भाजक था वो बन गया आपका भाज्य, और 6 × 7 = 42। और जब तक संख्या हमारी लास्ट तक डिवाइड नहीं होती है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होती है, तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। अब ये क्या बचा हमारा, ये रिमाइंडर बच गया 0, ठीक है ना। यहाँ पर हम छोड़ते हैं जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता है।
तो जो भी हमारा लास्ट भाजक होता है, अंतिम भाजक जो भी होता है, उस अंतिम भाजक को ही हम HCF कहते हैं। यही हमारा HCF होता है, ठीक है ना। भाजक तो हमारे और भी हैं, भाजक तो हमारे और भी हैं। 42 भी हमारा भाजक है, अगर देखा जाए तो 42 भी हमारा यहाँ पर भाजक है कि नहीं है बच्चों। भाजक तो हमारा यहाँ पर 48 भी है, लेकिन हमने इसी भाजक को क्यों HCF बोला, इसी भाजक को हमने HCF में आंसर क्यों दिया, इसलिए दिया बच्चों कि HCF का एक और नाम भी होता था। पहले इसको बोलते थे GCD, अब तो इसको HCF भी कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम भी है, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। लिख देता हूं मैं, इसको बोला जाता है ग्रेटर कॉमन डिवीजर, ठीक है ना, ग्रेटर डिवीजर, कॉमन डिवीजर। तो जो हमारा डिवीजर ग्रेटर डिवीजर है, अब कॉमन की भी तो बात आई है, अब कॉमन तो वही होगा ना जो फाइनली डिवाइड कर देगा। वैसे तो भाजक हमारे ये भी है भाई, ये भी हमारा डिवीजर है, ये भी हमारा डिवीजर है, डिवीजर हमारा 6 भी है, लेकिन हमने इसी को क्यों HCF बोला है, क्योंकि ये ग्रेटर कॉमन डिवीजर है। ये कॉमन डिवीजर वो है जो सभी को काट रहा है, ठीक है ना, जो सभी को डिवाइड कर रहा है, दोनों संख्याओं को, इसको भी और इसको भी, ठीक है ना। अब 42 देख लीजिए आप, 42 इसको तो डिवाइड नहीं करेगा, 48 इसको कर देगा लेकिन इसको नहीं करेगा, लेकिन 6 जो है ना आपका ऐसा डिवीजर है जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो GCD भी HCF को ही कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में, आज भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, संख्या दे देता है और कह देता है कि इसका GCD निकालिए। इस प्रकार से भी बच्चों हिंदी में लिखा रहता है GCD, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। GCD मैंने आपको क्लियर कर दिया है, GCD ग्रेटर कॉमन डिवीजर आप HCF को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? HCF को ही कहते हैं, ठीक है ना। ये लैंग्वेज में किस प्रकार से बन के आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इस पर एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से ले लेते हैं, इसी मेथड पर कर लेते हैं बच्चों, बिल्कुल इसी मेथड पर कर लेते हैं। देखिए जरा, एग्जाम्पल है हमारा 168, 189, 231। हमें निकालना है इनका HCF, फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। जो भी हमें संख्या दी गई हैं उनका हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। भाग विधि हमें यूज करनी है, डिवीजन मेथड हम आपको समझा रहे हैं। डिवीजन मेथड में, ठीक है ना, क्या करते हैं कोई भी संख्या आप पकड़ लीजिए, हम क्या करते हैं सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी वाली संख्या से पहले डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। करने को तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए कि ये आपकी बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी हो गई, आप इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, नो प्रॉब्लम है। लेकिन अपनी कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए ऐसा हम करते हैं, अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए हम इस प्रकार से यूज करते हैं कि जो सबसे बड़ी हमारी संख्या है उससे जस्ट जो छोटी संख्या है उसी से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए 231 को 189 से आप भाग करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार आप टेबल पढ़ेंगे 189, ठीक है ना, कितना बचा भाई, 11 में से 9, 2 बचा है, यहाँ पर 12, 2 बच गया था, 12 में से 8, 4 बचा, 42 बचा। 42 से आप जो है ना अब इसको डिवाइड कीजिए, जैसा कि आपको बताया था अभी मैंने, इसको यहाँ पर पहुँचा दीजिए, इसको भाजक बना दीजिए। अब कितने बार टेबल पढ़ेंगे आप इस पर, 4 बार, 4 चौक 16 हो जाएगा। चलिए 4 बार टेबल चला लेते हैं, 4 दूनी 8 हुआ और 4 चौक 16 हुआ। 5 बार चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 में से 8, 1 बचा हुआ है, 8 में से 6, 2 बचे हुए हैं। अब इस 21 को भाजक बना दीजिए और इसको फिर से आपका भाज्य बना दीजिए। 21 दूनी हुआ 42, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तब तक हम डिवाइड करते चले जाते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं की यदि हम बात करें तो इन दोनों संख्याओं के लिए तो फाइनल कर सकते हैं कि भाई हमारा जो HCF है वो 21 है, लेकिन हम फाइनल आंसर नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास में भी एक संख्या और भी है
इसको भी तो हमें देखना है ना कि ये किससे डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं 168 को 21 से डिवाइड करके, वैसे तो इसको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर से इस प्रकार से ही भाग हम देते चले जाएंगे। बट हमें तो यहाँ पर डायरेक्ट ही पता है 21 का टेबल जब पढ़ते हैं तो 21 अट्ठे 168 होता है, तो ये तो वैसे भी क्रॉस हो जाएगी। सो हम फाइनली क्या कहेंगे कि हमारा जो HCF हुआ बच्चों वो हुआ 21 यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये इसी भाग विधि पर आधारित, ये तो हमारी संख्या डायरेक्ट दिखाई गई है, HCF निकालने की बात करता है, लेकिन इसी विधि से कुछ हमारे क्वेश्चन लैंग्वेज में भी होते हैं। देख लीजिए जरा, हम कहते हैं दो संख्याओं का में से भाग विधि से निकालने पर भाग विधि से ज्ञात करते समय भागफल क्रम से हमें यहाँ पर भागफल दिए जाते हैं। जितने भी भागफल होते हैं इस प्रक्रिया में, वे सारे भागफल हमारे पास में प्रेजेंट रहते हैं। ये हुआ 1, 1 और 7 हैं, ये आते हैं, ऐसे लिख लीजिए, आते हैं। ठीक है, और एक खास बात, अंतिम भाजक भी हमें दिया जाता है बच्चों। अंतिम भाजक यदि 6 हो तो दोनों संख्याएं बताइए क्या होंगी। देखिए ये लैंग्वेज में आपका भाग विधि पर आधारित ये लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर दो संख्याओं का जब हम भाग विधि से में से निकाल रहे होते हैं तो उस प्रक्रिया में भागफल क्रम से हमें दिखाए गए हैं, और लास्ट भाजक अंतिम भाजक हमारा कितना है, 6 है। अंतिम भाजक की जगह वो 1 पॉइंट और भी दे सकता है। अंतिम भाजक ना वो बोलकर वो कह सकता है कि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, HCF भी आपको दिया जा सकता है। तो मेरे बच्चों HCF या फिर अंतिम भाजक, बात तो एक ही है। इस क्वेश्चन पर जरा आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। हमने यहाँ पर HCF क्या लिया है, हमने यहाँ पर HCF अंतिम भाजक को ही तो माना है, तो वहाँ अंतिम भाजक कहता है या फिर वो में से कहता है, बात तो एक ही है। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है जरा देख लीजिए। देखिए जरा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है लैंग्वेज पर, ये सामने क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्वेश्चन में पहले मैं आपको इसको बेसिक से करके बताता हूँ, फिर हम डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं मैं इसी क्वेश्चन को फिर वैसे आपको बताऊँगा। ध्यान आप देते रहिए, ठीक है ना। देखिए ये आपका भागफल आपको दिए हुए हैं 1, 1, 7। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, दोनों संख्याओं को निकालना। सबसे पहले बच्चों आपने क्या देखना है, भागफल कितने हैं। तो भागफल आप इस प्रकार से देखिए, ये संख्या हमारी होगी यहाँ पर, यहाँ भागफल आएगा, ठीक है ना। भागफल हमारा कितना आया, पहला 1 आया है। फिर यहाँ पर शेष बचेगा और वो शेष फल फिर भाजक बन जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर फिर आएगा 1। फिर यहाँ शेष बचेगा, फिर वो भाजक बन जाएगा और ये भाज्य बन जाएगी, और यहाँ पर फिर क्या आएगा, भागफल 7। और लास्ट में रिमाइंडर में कितना बचना है, लास्ट में रिमाइंडर में बचना है 0। इस प्रकार से ही तो चल रहे थे ना हम पिछले क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन हुआ है उसमें हम ये प्रक्रिया अपना रहे थे, ठीक है ना। इस प्रकार मैं आपको पहले बेसिक से बता रहा हूँ इसको, फिर आपको मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी बताऊँगा किस प्रकार से हम कर लेते हैं। देखिए ज़रा क्या करना है बच्चों, लास्ट से ही चलेंगे इसमें हम। 7 हमारा ये है, और एक खास बात इसमें अंतिम भाजक हमें बता दिया, अंतिम भाजक हमारा 6 है। तो 6 7 42, सीधी सी बात है, जब हमने 6 का टेबल पढ़ा 7 बार तो कितना आया होगा, 6 7 42 आया होगा कि नहीं आया होगा, 6 7 42। और ये 42 किस संख्या में से घट के 0 आया होगा, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर भी 42 ही होना चाहिए था,
यहाँ पर 42 ही होगा, तभी तो 42 में से 42 घटेगा तभी तो 0 आएगा, रिमाइंडर 0 तभी तो आएगा। तो 42 यदि यहाँ पर ये भाज्य है तो पहले ये भाजक रहा होगा, सीधी सी बात है, जो पहले भाजक था वो भाज्य बन जाता है, यही तो प्रक्रिया चलती आ रही है। अब 42 इकन 42, यहाँ पर 42 हुआ है, 42 इकन 42, तो रिमाइंडर में हमारा यहाँ कितना बच रहा है, ये रिमाइंडर है हमारा, यहाँ ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर में 6 बचा हुआ है, लेकिन ये 6 यहाँ पर कितनी संख्या होनी चाहिए कि 42 को घटाए 6 आ जाए, तो 42 और 6 48, यहाँ पर होनी चाहिए 48। जब ये 48 हमारा यहाँ भाज्य है तो यहाँ पहले ये भाजक बना होगा तभी तो भाज्य बना बाद में, 48 इकन 48, ये 48 हुआ। अब 48 यहाँ पर क्या संख्या ली जाए कि 48 को घटाकर 42 बच जाए। इसका आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि दोनों संख्याओं को जोड़कर यहाँ रख दो, ज़्यादा दिमाग आपने लगाना ही नहीं है कि दोनों संख्याओं को जोड़िए और डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए आप। 48 और 42 को जोड़िए, कितना हुआ, ये आ गया 90, कितना आ गया 90 आ गया। तो ये आपकी दोनों संख्या हो गई 48 और 90। तो जो आपकी दोनों नंबर्स हैं वे नंबर्स हैं बच्चों 48 और 90। लेकिन आपने एग्जाम में इस प्रकार से नहीं करना है, इतना टाइम आपने नहीं लगाना है, आपने डायरेक्ट कैसे करना है ये तो मैंने आपको बेसिक से बताया है, बेसिक से भी आपसे आना चाहिए। अब डायरेक्ट आपने क्या करना है, देखिए डायरेक्ट क्या करना है कि आप भाजक लिख लीजिए, जो आपके भागफल दिखाए गए हैं वो भागफल आप लिख लीजिए, 1, 1 और 7 लिख लेते हैं। अंतिम भाजक पर ध्यान दीजिए कितना है, 6 है जी, अंतिम भाजक 6 है। तो अंतिम भाजक पर चलते हैं क्योंकि अंतिम भागफल हमारा ये है, और भाजक की और भागफल की तो हमेशा गुणा होती है, याद कीजिए नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा और हमने भी आपको अच्छी तरह से नंबर सिस्टम पढ़ाया है, उसमें भी आपको ये क्लियर किया है कि डिविडेंड इक्वल होता है डिविजर इनटू क्विशेंट एंड प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। भाज्य बराबर होता है भाजक प्लस भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये आपको पॉइंट क्लियर कर दिया था नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। जिसने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना, आप देख लेना। देखिए आगे, तो हम जानते हैं कि हमारा जो भागफल है वो हमेशा भाजक में मल्टीप्लाई ही देता है, और शेषफल में कितना है वो तो आपको दिख रहा है, शेषफल तो 0 होना है लास्ट में शेषफल बचना ही नहीं है, ठीक है। तो 6 सत्ते 42, ये संख्या निकल गई। अब ये जो भी संख्या आएगी ये यहाँ पर इधर क्रॉस पर इधर चले जाएगी मल्टीप्लाई में, और ये जो आपका भाजक था ये बन जाएगा शेषफल। 42 इकन 42 और 6 कितना हुआ 48, फिर से वही कहानी जुड़ेगी इसमें, 48 यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इधर चला जाएगा 42, तो 48 इकन 48 और 42 कितना हुआ 90। देखिए ये आपकी दोनों संख्या आ गई, ठीक है ना, फिर से वही निकल के आ गई 48 और 90, यही आपका आंसर होता है। इस प्रकार से आपने एग्जाम में करना है। एक और क्वेश्चन इसी पर लैंग्वेज पर ही आधारित ले लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। डिवीजन मेथड आपका चल रहा है, भाग विधि चल रही है, तो भाग विधि में ही एक और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि भाग की विधि में दो संख्याओं का में से HCF क्या कहते हैं, में से यानी कि HCF ज्ञात करते समय या निकालते समय भागफल क्रम से 1 व 6 आते हैं, 1 व 6 आते हैं, और HCF 300 आता है, तो संख्याएं बताइए। देखिए यहाँ पर भी वही कहानी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर भागफल हमें 2 ही दिए गए हैं। कितने भागफल हमें दिए गए हैं, केवल 2, 1 और 6, और HCF हमें दिखाया गया है यहाँ 300। आपने बेसिक से नहीं करना है, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है, भागफल आप लिख लीजिए।
और लास्ट भागफल पर आप देखिए एचसीएफ कह लो या फिर अंतिम भाजक कह लो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। या तो वो एचसीएफ कहेगा क्वेश्चन के अंदर या फिर कहेगा अंतिम भाजक इतना है, ठीक है ना। दोनों की एक ही बात रहेगी, कन्फ्यूज होने की यहाँ कोई बात है ही नहीं, मैंने स्पष्ट कर ही दिया है आपके सामने। तो पहले तो आप भाग पर लिख लीजिए 1 और 6 और फिर इसके बाद में अंतिम भाजक यानी कि एचसीएफ जो दिया गया है वो भाजक ही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। रिमाइंडर में कितना 0, 36 18, 1800 आ गया। ऊपर की ओर बढ़ेंगे मल्टीप्लाई फिर से इसी प्रकार से जो आपको प्रक्रिया बताई है, और प्लस में ये जो है ये आपका ये बन जाएगा रिमाइंडर। तो 1800 एक 1800 और 300 कितना हुआ बच्चों 2100। एल लो जी, ये आपकी दोनों संख्या आपके सामने है 2100 और 1800, ये आपकी क्लियर हुई। अभी एक और भी विधि आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही बेस्ट विधि आपको मिलेगी, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही शॉर्ट विधि आपके सामने आने वाली है। अंतर विधि उसको बोला जाता है, डिफरेंस मेथड, अंतर विधि डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको ये जो आपको एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन हैं अंतर विधि से समझाने वाले हैं। शेषफल वाले जो क्वेश्चन देखे जाते हैं एचसीएफ में, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी होते हैं, ये सब कुछ आपको देने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को, बड़े ध्यान से देखिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स।